नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन को और मजबूती देने के लिए 21 अप्रैल को दिल्ली की ओर कूच करेंगे पंजाब के हजारों किसान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी का मोदी सरकार पर प्रहार, कहा ना टेस्ट है ना वेंटिलेटर, वैक्सीन भी नहीं है, बस उत्सव का ढोंग है। दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दिल्ली में लगा है वीकेंड कर्फ्यू। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेंगी पाबंदियां। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान आंदोलन को और मजबूती देने के लिए 21 अप्रैल को दिल्ली की ओर कूच करेंगे पंजाब के हजारों किसान। जी हां दोस्तों, बैसाखी के अवसर पर पंजाब के तलवंडी साबो में हुई किसानों की बैठक में बीकेयू के प्रमुख जोगिंदर सिंह उग्राहा ने कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखने का ऐलान किया। उन्होंने यह भी कहा कि 21 अप्रैल को पूरे राज्यों से हजारों की संख्या में किसान, युवा और महिलाएं संघ के नेताओं सुखदेव सिंह कोकरी कला और झंडा जेटुके की अगुवाई में दिल्ली की ओर कूच करेंगे। इस अवसर पर उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि मोदी सरकार देशी और विदेशी व्यापारियों की कठपुतली की तरह काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के संघर्ष को सांप्रदायिक आधार पर बांटने और इस आंदोलन को केवल सिखों के संघर्ष का आंदोलन बनाने का प्रयास कर रही है। भाजपा की इन योजनाओं को मात देने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए मई में संसद की ओर एक विशाल मार्च आयोजित किया जाएगा। एक अन्य किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि पंजाब से शुरू हुआ यह किसान आंदोलन अब पूरे देश में फैल चुका है और इसे हर तबके के लोगों का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक किसान संघर्ष ने राजनीतिक दलों के जनविरोधी स्वरूप को उजागर किया है। उन्होंने आगे कहा कि यह लड़ाई किसानों और देश विदेश के कॉरपोरेट घरानों के बीच की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। न टेस्ट है न वेंटिलेटर, वैक्सीन भी नहीं, बस उत्सव का ढोंग है, राहुल गांधी का करारा प्रहार। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना संकट के कारण हाल बेहाल है और हर जगह त्राहिमाम मचा है। दिल्ली हो या महाराष्ट्र या फिर कोई और राज्य, हर जगह अस्पतालों में मरीजों को परेशानी हो रही है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने गुरुवार सुबह ट्वीट कर लिखा कि ना टेस्ट है, न हॉस्पिटल में बेड, न वेंटिलेटर है, न ऑक्सीजन, वैक्सीन भी नहीं है, बस एक उत्सव का ढोंग है। पीएम केयर्स। कांग्रेस नेता की ओर से एक बार फिर पीएम केयर्स पर सवाल उठाए गए हैं। लगातार राहुल इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते आए हैं। कोरोना को लेकर राहुल गांधी की ओर से हर दिन सरकार को घेरा जा रहा है। हाल ही में जब देश के कई हिस्सों में वैक्सीन की शॉर्टेज हुई, तब राहुल गांधी ने पैरवी करते हुए कहा था कि सरकार को विदेशी वैक्सीन निर्माताओं को मंजूरी देनी चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान पर सरकार के कई मंत्रियों ने निशाना साधा था। हालांकि बाद में सरकार ने विदेशी वैक्सीन को मंजूरी दी थी, जिस पर बाद में राहुल गांधी ने भी सरकार पर तंज कसा था। देश में कोरोना के कारण हाल खराब। बता दें कि भारत में इस वक्त कोरोना के कारण हाल बेहाल है। गुरुवार को देश में कुल 2 लाख से अधिक कोरोना के नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं, जो महामारी की शुरुआत से अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। दिल्ली, मुंबई, नागपुर, नासिक, लखनऊ जैसे बड़े शहरों में अस्पतालों में बेड्स की कमी है और ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में लगा वीकेंड कर्फ्यू। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगी पाबंदियां। जी हां दोस्तों, दिल्ली में जारी कोरोना महामारी के कोहराम के बीच स्थिति को काबू करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। केजरीवाल गुरुवार को राज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक में शहर के कोविड-19 हालात पर हुई चर्चा के बाद वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा की है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान मॉल, स्पा, जिम, ऑडिटोरियम आदि सब बंद रहेंगे, लेकिन सिनेमा हॉल 30% क्षमता के साथ चल सकेंगे। केजरीवाल ने कहा कि एक साप्ताहिक बाजार को एक दिन में और एक जोन के हिसाब से अनुमति दी जाएगी। साप्ताहिक बाजार में ज्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। रेस्टोरेंट में अब बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। हम जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और शादियों के लिए लोगों को कर्फ्यू पास देंगे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स की कोई कमी नहीं है। अभी 5000 से ज्यादा बेड खाली हैं, लेकिन मरीजों के चूजी होने से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हमारा प्रयास है कि दिल्ली में सभी मरीजों को इलाज और बेड मिल सके। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार को कहा था कि राजधानी में कोविड-19 के मामले हर दिन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और महामारी के प्रसार में कोई कमी नहीं आई है। हालांकि मंत्री ने फिर से कहा कि लॉकडाउन स्थिति का हल नहीं है और बीमारी से निपटने के लिए लोगों को जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलने, सभाओं से बचने, मास्क पहनने और कोविड-19 उचित व्यवहार का पालन करने की सलाह दी। जैन ने कहा कि विभिन्न अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाई गई है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने फिर से केंद्र से अपने अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया है।
सरकार ने बेड्स की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कई अस्पतालों के साथ बैंक्वेट हॉल और होटलों को जोड़ने के आदेश जारी किए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हमने कोरोना पर काबू पा लिया था, लेकिन बीजेपी ने बाहरी लोगों को लाकर इसे बढ़ा दिया, ममता का आरोप। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को आरोप लगाया कि भाजपा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान में बड़ी संख्या में बाहरी लोगों को लेकर आई, जिससे राज्य में हाल ही के दिनों में कोविड मामलों में वृद्धि हुई। ममता ने यहां एक चुनावी रैली में केंद्र की भाजपा नीति सरकार पर आरोप लगाया कि वह अधिकतर लोगों के टीकाकरण के लिए राज्य के अनुरोध पर जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को टीका लगाने से बीमारी के प्रसार पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। ममता ने रैली में कहा, वे लोग भाजपा नेता चुनाव प्रचार के लिए बाहरी लोगों को लेकर आए हैं, जिससे कोविड मामलों में वृद्धि हुई। हमने कोविड स्थिति पर काबू पा लिया था, लेकिन उन्होंने इसे जटिल बना दिया। निर्वाचन आयोग द्वारा 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर रोक लगाए जाने के फैसले के संबंध में उन्होंने कहा, क्या हिंदुओं, मुस्लिमों और अन्य लोगों को एक साथ वोट देने के लिए कहना गलती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहना है, जो हर चुनावी बैठक में मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? उन्हें चुनाव प्रचार करने से क्यों नहीं रोका गया? प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर चुनावी रैलियों में झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए तृणमूल प्रमुख ममता ने कहा, केंद्र ने एनआरसी और एनपीआर विधेयकों को जीवित रखा है, लेकिन गृह मंत्री ने एक सभा में दावा किया था कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लागू करने की उनकी कोई योजना नहीं है। ममता ने कहा, उन पर विश्वास मत करो, अगर वे सत्ता में आए तो आपको भी असम में 14 लाख बंगालियों जैसा अनुभव हो सकता है। भाजपा एक खतरनाक पार्टी है जो बंगाल को विभाजित करने का प्रयास रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कमलनाथ का आरोप, मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर दवाई, ऑक्सीजन और बेड उपलब्ध नहीं। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना बेकाबू होते देख पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने कहा कि मुझे दुख है कि मध्य प्रदेश में कोरोना की इतनी गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई है, लेकिन इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। आज न दवाई है, न ऑक्सीजन, न बेड है। ये लोग जनता को केवल गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने निजी टेस्टिंग रोक दी है, लगभग 10 से 20% टेस्टिंग हो रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रैलियों में उड़ रही कोरोना नियमों की धज्जियां, इलेक्शन कमीशन ने 16 अप्रैल को बुलाई सर्वदलीय बैठक। जी हां दोस्तों, बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान भारी संख्या में जुट रही भीड़ और कोरोना गाइडलाइंस के घोर उल्लंघन के बीच चुनाव आयोग ने अब 16 अप्रैल को कोलकाता में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आयोग इस बैठक में सभी दलों से कोरोना गाइडलाइन के पालन को लेकर चर्चा करेगा। राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान सभी दलों की ओर से आयोजित चुनावी रैलियों में भारी भीड़ जुट रही है। साथ ही प्रचार के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। ऐसे में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए सभी जिलाधिकारियों से राजनीतिक कार्यक्रम में कोरोना की स्थिति पर नजर रखने को कहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हो धारा 144 हाईकोर्ट। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश जारी किए कि कोरोना की स्थिति जांचने के लिए अगर उन्हें उचित लगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए धारा 144 भी लागू कर दे। कोर्ट ने कहा कि बंगाल में चुनावी कार्यक्रम के दौरान कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी और चुनाव अधिकारियों की ही है। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने यह कहा कि कोरोना से व्याप्त हो रही भयानक स्थिति के बीच अगर कोरोना नियमों का पालन कराने के लिए धारा 144 लागू कराने की जरूरत पड़े तो वो भी किया जाए। इस दौरान सभी आयोजनों में मास्क पहनना अनिवार्य हो, सैनिटाइजर भी हर जगह उपलब्ध होना चाहिए। जहां भीड़ हो वहां कोरोना संबंधी नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव के बाद तेज होगा किसान आंदोलन, एमएसपी मिलने तक जारी रहेगा टिकैत। जी हाँ दोस्तों, खेती से जुड़े 3 कानूनों का विरोध कर रहे किसान आंदोलन जारी रखने की मूड में है। इसलिए आगे विधान चुनाव संपन्न होने के बाद आंदोलन की पकड़ कमजोर ना हो, इसके लिए अभी से कमर कस ली है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आज तक से बात करते हुए कहा कि उन्होंने आगे की तैयारी कर ली है, जिससे कि किसी भी बहाने आंदोलन कमजोर ना पड़े। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के बाद यात्रा करने के लिए वैक्सीन लगवाना भी जरूरी होगा, इसलिए मैंने लगवा लिया है। टिकैत ने कहा कि जैसे मानसून के आने का वक्त होता है, उसी तरीके से दिल्ली में भी कोरोना के आने का वक्त तय है। वह 3 मई के बाद आएगा, जब चुनाव पूरे हो जाएंगे। चाहे यहाँ पर कोरोना आ जाए या कोरोना के सारे रिश्तेदार आ जाएं, हम अपना धरना नहीं हटाएंगे। हम सारी गाइडलाइन का पालन करेंगे। अब यही धरना स्थल हमारा घर है। लॉकडाउन होने के बाद भी नियमों का पालन करते हुए हम लोग यहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोई राज्य कह सकता है कि अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाया हो तो वह हमारे राज्य में नहीं आएगा। जिस तरीके से अभी टेस्ट के लिए कहा जा रहा है और इसी वजह से मैं अपने दस्तावेज पूरे कर रहा हूँ ताकि किसी राज्य में जाने में कोई दिक्कत ना हो। हमारी लड़ाई एमएसपी मिलने तक जारी रहेगी और आप हमारे साथ चलने को तैयार हो तो चलते हैं। मंडियों में देखेंगे कि कहां पर एमएसपी मिल रहा है। टिकैत ने कहा कि 15 तारीख को बंगाल का एक कार्यक्रम है और मेरे बंगाल जाने पर इतने सवाल
बाद पूछते हैं। 1 महीने का वक्त दीजिए, अभी साथ में खेती चल रही है, उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, गन्ने की कटाई चल रही है, 20 तारीख के बाद फिर से लोग यहाँ बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आंदोलन तो आप ही चल रहा है और अगर यह दिक्कत करेंगे तो 2 घंटे के नोटिस पर लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे। जो कष्ट यहाँ पर किसान झेल रहा है वह उसे भूलेगा नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 48 घंटे में मिले 1000 कोरोना पॉजिटिव, 2 हफ्ते पहले आज खत्म हो सकता है कुंभ मेला। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के हरिद्वार में चल रहा कुंभ मेला 2 हफ्ते पहले आज खत्म हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि उत्तराखंड सरकार और धार्मिक नेताओं के बीच चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया है। गंगा नदी के तट पर होने वाले वार्षिक कार्यक्रम में नदी में डुबकी लगाने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। इसने देश भर में कोरोना के मामले बढ़ाने को लेकर चिंता बढ़ा दी थी। वहीं हरिद्वार में बीते 48 घंटे के दौरान 1000 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आज सुबह साधु और भक्तों की बड़ी भीड़ ने शाही स्नान के लिए मुख्य घाट हर की पौड़ी में डुबकी लगाई। ये सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम का तीसरा प्रमुख स्नान था। राज्य सरकार का कहना है कि दोपहर 2 बजे तक 9,43,452 श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई थी। पुलिस अधिकारी संजय गुंजियाल ने पत्रकारों से कहा, गैर भीड़भाड़ वाले घाटों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया गया, लेकिन मुख्य घाटों पर मौजूद लोगों पर जुर्माना लगाना बहुत मुश्किल है। कुंभ का अगला महत्वपूर्ण दिन 27 अप्रैल निर्धारित है। सूत्रों ने कहा कि राष्ट्रव्यापी आलोचना और कोरोना को लेकर चिंताओं के बीच राज्य सरकार ने शक्तिशाली अखाड़ों और साधु संतों को मनाने की कोशिश कर रही है ताकि वे हरिद्वार से चले जाएं और आयोजन को खत्म किया जा सके। इसकी वजह है कुंभ में नजर आ रही रिकॉर्ड भीड़। उत्तराखंड पुलिस के प्रमुख अशोक कुमार ने कहा कि दोपहर तक लगभग 10 लाख लोगों ने नदी में स्नान किया। कुंभ में कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पाबंद नहीं हो रहा है और न ही कोई साधु या उनके अनुयायी घाट पर मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं। वे ऐसे ही घाट पर घूमते और नदी में डुबकी लगाते हुए नजर आते हैं। बता दें कि उत्तराखंड में मंगलवार को 1925 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। यह एक दिन में सामने आए संक्रमितों की सबसे ज्यादा संख्या है। इसके अलावा हरिद्वार में 2 दिन में 1000 मामले सामने आए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनावी रैली में बोली ममता बनर्जी, बीजेपी की वजह से पश्चिम बंगाल में बढ़े कोरोना केस। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से राज्य में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी चुनाव प्रचार के लिए बाहरी लोगों को ला रही है और इस वजह से संक्रमण फैला है। राज्य में विधानसभा चुनाव के 4 चरण हो चुके हैं और 4 चरणों की वोटिंग अब भी बाकी है और संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के बावजूद सभी पार्टियां बड़ी रैलियां कर रही हैं जिनमें कोरोना नियमों का जमकर उल्लंघन होता दिख रहा है। जलपाईगुड़ी एक चुनावी रैली में ममता ने कहा, वे लोग भाजपा नेता चुनाव प्रचार के लिए बाहरी लोगों को लेकर आए हैं जिसमें कोविड मामलों में वृद्धि हुई। हमने कोविड स्थिति पर काबू पा लिया था लेकिन उन्होंने इसे जटिल बना दिया। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार राज्यों की अपील को नजरअंदाज कर रही है कि सभी लोगों को कोरोना का टीका दिया जाए जिससे बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। निर्वाचन आयोग द्वारा 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर रोक लगाए जाने के फैसले के संबंध में उन्होंने कहा, क्या हिंदुओं, मुस्लिमों और अन्य लोगों को एक साथ वोट देने के लिए कहना गलती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहना है जो हर चुनावी बैठक में मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? उन्हें चुनाव प्रचार करने से क्यों नहीं रोका गया? प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर चुनावी रैलियों में झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता ने कहा, केंद्र ने एनआरसी और एनपीआर विधेयकों को जीवित रखा है लेकिन गृह मंत्री ने एक सभा में दावा किया था कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लागू करने की उनकी कोई योजना नहीं है। ममता ने कहा, उन पर विश्वास मत करो, अगर वे सत्ता में आए तो 14 लाख बंगालियों जैसा अनुभव हो सकता है। भाजपा एक खतरनाक पार्टी है जो बंगाल को विभाजित करने का प्रयास कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हमारे पास ऐसे पीएम जिन्होंने मदद की जगह गरीबों से बजवाई घंटी, राहुल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 5वें चरण के मतदान से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस जहां जाते हैं वहां लोगों के बीच तेजी से नफरत फैलाते हैं। बीजेपी ने नफरत फैलाने का काम किया। राहुल गांधी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि असम के लोग कह रहे हैं कि उनके इतिहास और संस्कृति पर हमला किया गया। यही तमिलनाडु और बंगाल में हो रहा है। बीजेपी और आरएसएस जहां जाते हैं वहां लोगों के बीच तेजी से नफरत को बढ़ावा देते हैं। थाली बजाने और लाइट जलाने से नहीं भागा कोरोना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना महामारी के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कोविड को लेकर लोगों की परेशानी का हल करने की बजाय थाली बजवाई और लाइट जलवाई। राहुल गांधी कांग्रेस नेता नरेंद्र मोदी कहते हैं, भाई बहनों थाली बजाओ और कोरोना भगाओ, फिर कहते हैं घंटी बजाओ, इसके बाद कहते हैं मोबाइल की टॉर्च जलाओ। ऐसा व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री है। मजदूरों की मदद करने के बजाय उन्होंने घंटी बजाने की अपील की।
कोरोना को लेकर पीएम को चिताया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, फरवरी 2020 में कोरोना महामारी के मुद्दे को लेकर वे कांग्रेस के एक दल के साथ प्रधानमंत्री से मिले थे और उन्होंने कोविड के खिलाफ लड़ाई को लेकर प्रधानमंत्री को तैयार रहने को कहा था। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा था कि वे अर्थव्यवस्था, मजदूर और छोटे उद्योग धंधों के बचाव को लेकर तैयारी शुरू कर दें, लेकिन उस पर मीडिया ने मेरा मजाक उड़ाया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फिर किसान आंदोलन पकड़ेगा जोर, अब इस तरह दिल्ली को घेरेंगे आंदोलनकारी। जी हां दोस्तों, कुछ समय तक शांत रहने के बाद एक बार फिर किसान आंदोलन की सुगबुगाहट होने लगी है। अब किसान नई रणनीति के तहत राजधानी दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने बताया कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटीड कानून बनाने को लेकर आगामी 1 मई से नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू किया जाएगा। श्री जाट ने बताया कि सत्याग्रह में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश के किसान सम्मिलित होंगे। सत्याग्रह का प्रयोजन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी कानून बनाने तथा खेती के कॉर्पोरेटीकरण के प्रभाव को समाप्त करने के लिए एक राष्ट्र एक बाजार संबंधी कानूनों में संशोधन अथवा वापसी करने के संबंध में देश भर में चल रहे आंदोलन की सफलता के लिए सत्य, शांति एवं अहिंसा के आधार पर सत्याग्रह किया जाएगा। इस दिशा में ताला खोलने के लिए सत्याग्रह ही चाबी बनेगा। उन्होंने बताया कि गत 9 अप्रैल को सत्याग्रह अनिश्चितकालीन होने के कारण जंतर मंतर नई दिल्ली के स्थान की अनुमति को निरस्त कर दिया गया था। उसके उपरांत 11 अप्रैल को पुनर्विलोकन पत्र प्रस्तुत किया था। उसी के संबंध में 12 अप्रैल को दिल्ली के पुलिस उपायुक्त डॉक्टर ईश सिंघल के कार्यालय में वार्ता हुई, जिसमें देश के किसानों की ओर से उनके श्री जाट नेतृत्व में 5 सदस्यीय शिष्टमंडल के सदस्यों में किसान महापंचायत राजस्थान के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बसुद्दीन लाल यादव, प्रदेश मंत्री बत्ती लाल बैरवा, हरियाणा से मनोज शिवरायण एवं नवनीत रोज ने भाग लिया। वार्ता के बाद डॉक्टर सिंघल की ओर से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह की अनुमति पर विचार कर दिल्ली प्रवेश द्वारा कोविड-19 की मार्गदर्शिका की अवधि समाप्त होने पर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आयोजन की अनुमति प्रदान कर दी गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल हाईकोर्ट का जिलाधिकारियों को निर्देश, रैलियों पर रखें नजर, जरूरत हो तो लगाएं धारा 144। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच राज्य में राजनीतिक दलों की रैलियों का दौर जारी है। बंगाल में रैलियों के दौरान कोरोना वायरस को लेकर जारी दिशा निर्देशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने जिलाधिकारियों से राजनीतिक कार्यक्रम में कोरोना की स्थिति पर नजर रखने को कहा है। कोर्ट ने साथ ही यह भी निर्देश दिए हैं कि कोरोना की स्थिति जांचने के लिए अगर उन्हें उचित लगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए धारा 144 भी लागू कर दें। कोर्ट ने यह कहा कि बंगाल के सभी जिलों में चुनावी कार्यक्रम के दौरान कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी और चुनाव अधिकारियों की है। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कोरोना से व्याप्त हो रही भयानक स्थिति के बीच अगर नियमों का पालन कराने के लिए धारा 144 लागू कराने की जरूरत पड़े तो वो भी किया जाए। कोर्ट ने कहा कि इस दौरान सभी आयोजनों में मास्क पहनना अनिवार्य है। सैनिटाइजर भी हर जगह उपलब्ध होना चाहिए। गैदरिंग्स के दौरान कोरोना संबंधी नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। जमकर उठ रही नियमों की धज्जियां। बंगाल में 4 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और 5वें चरण के लिए प्रचार जारी है। देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते केस से किसी भी राजनीतिक दल ने सीख ना ली है और नियमों को ताक पर रखकर रैलियां या रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। इन रैलियों में ना तो कोई मास्क लगा रहा है और ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में अमानवीयता चरम पर, अस्पताल की जगह शमशान की क्षमता बढ़ा रही सरकार। प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते हड़कंप मचा हुआ है। इसे देखते हुए कांग्रेस की महासचिव और यूपी कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी ने प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के साथ आपात बैठक की है। प्रियंका गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूपी में कोरोना की भयावह स्थिति पर चर्चा की। बैठक में प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में कोरोना संकट के दौरान अमानवीयता चरम पर है। सरकार अस्पताल की क्षमता की जगह शमशान घाट की क्षमता बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार आंकड़ों से नहीं, लोगों की जिंदगी से खेल रही है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने आश्वस्त किया कि प्रदेश की जनता की हर संभव मदद के लिए कांग्रेस तैयार है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष का धर्म है कि जनता के सवालों के लिए लड़े। कांग्रेस जनता के लिए लड़ने को प्रतिबद्ध है। बता दें, यूपी में कोरोना संक्रमण बेहद तेज रफ्तार से लोगों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। स्थिति ये हो चुकी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इसके अलावा सरकार के कई मंत्री भी कोरोना की चपेट में हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। खुद सीएम योगी ने ट्वीट कर अपने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोविड की जांच कराई और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं और चिकित्सकों के परामर्श का पूर्णतः पालन कर रहा हूं। सभी कार्य वर्चुअली संपादित कर रहा हूं।
प्रदेश सरकार की सभी गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं। इस बीच जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं वह अपनी जांच अवश्य करा लें और एहतियात करते हैं। अगली खबर की तरफ। 14 अप्रैल से राहुल गांधी के हाथ में मिशन बंगाल की कमान, रैलियों पर मचा है सियासी घमासान। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 4 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। अब बाकी बचे 4 चरणों के लिए प्रचार तेज है। इसी बीच राहुल गांधी के चुनाव प्रचार में आने की बात सामने आई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 14 अप्रैल को उत्तर बंगाल में 2 चुनावी सभा संबोधित करेंगे। वो गोवालपोखर और नक्सलबाड़ी में जनसभा करने वाले हैं। बंगाल चुनाव को देखें तो 5वें चरण में उत्तर बंगाल की 13 सीटों पर 17 अप्रैल को मतदान होना है। इनमें 6 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी गोवालपोखर, माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी, जलपाईगुड़ी, नागरकाटा, कलिम्पोंग और फांसी देवा विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।